कई बताया भी ये इस लेखक ने कि कई प्रकार इस विषय को अच्छी प्रकार से समझा नहीं गया है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इसका उपयोग भी जो है कई किताबों में कम किया जाता है, लेकिन दृष्टांत का उपयोग करके हम वास्तव में किस अंग में कौन सा रोग हो सकता है ये समझ सकते हैं। तो रोग का स्थान का निर्धारण करने में दृष्टांत की भूमिका पर बल दिया जाता है। देखिए, जैसे हम जानते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं P1 में, कि दृष्टांत जो कि 3 होते हैं, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। तो 3 दृष्टांत में शरीर को 3 दृष्टांतों में डिवाइडेड कर दिया गया है। तो 3 भागों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला भाग सिर से लेके मुंह तक, दूसरा गर्दन से लेके नाभि तक, और तीसरा ने बस्ती जो कमर के पास का एरिया है उससे लेके पैर तक। तो ऐसे दृष्टांतों को 3 डिवाइड कर दिए। पहले पार्ट में अपने हेड से लेके मुंह तक के पार्ट को पहले दृष्टांत में ले लिया है, और दूसरा गर्दन से लेके नाभि तक लिया है, और तीसरा जो है बस्ती से लेके पैर तक लिया है। जब कुंडली में प्रथम दृष्टांत उदित होता है तो कुंडली के सभी भाव सिर से लेके मुख तक, मतलब पहले अंग जो खंड है, तो सिर से मुख तक के जो अंग हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जब लग्न में द्वितीय दृष्टांत उदित होता है तब गर्दन से नाभि तक के शरीर के अंग जो है द्वितीय खंड को प्रतिरूपित करते हैं, और इसी प्रकार से तृतीय दृष्टांत उदित होने पर बस्ती से लेकर आगे पैरों तक तीसरे खंड के शरीर के अंग कुंडली के 12 भावों को निरूपित होते हैं। तो शरीर के दाहिने ओर के अंग कुंडली के भाव संख्या 2 से 6 तक, और बाईं ओर के अंग भाव संख्या 8 से 12 तक निरूपित होते हैं। बरामीर और अन्य ग्रंथकारों ने कुंडली में पहला, दूसरा, तीसरा दृष्टांत उदित होने पर कुंडली के विभिन्न भावों द्वारा निरूपित शरीर के अंग तालिका 4.2 में दर्शाए गए हैं। ये तालिका एक है। इस तालिका से हम समझ सकते हैं कि दृष्टांत के कौन कौन से पार्ट शरीर के किस किस अंग को निरूपित करते हैं। जैसे पहला दृष्टांत, तो सिर और दाईं आंख, दायां कान, दाईं नासिका और दायां गाल। अगर दूसरा दृष्टांत है तो गर्दन से चलेंगे, गर्दन, दायां कंधा, दाईं बाजू, शरीर का दायां हिस्सा और हृदय का दायां भाग। और तीसरा दृष्टांत में बस्ती, जननांग, दायां वृषण, दाईं जांग और दायां घुटना। तो ये एक टेबल है। इस टेबल को इसके आवाज नहीं आ रही कि मेरी? आपकी आवाज आ रही है, लेकिन ये थोड़ा क्लियर करें ना कि दृष्टांत मतलब लग्न दृष्टांत में होगा और कब होगा, ये मतलब लग्न कुंडली में या गोचर से रिलेशन है? नहीं, दृष्टांत कुंडली में। लग्न कुंडली की बात नहीं हो रही। जो दृष्टांत कुंडली अपनी बनती है उसके आधार पर अपन 3 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। सोचता हूँ कि दृष्टांत की बात कर रहे हैं। मैं भी समझाऊंगा आपको, अभी बता रहा हूँ आगे। एक मिनट बताता हूँ, अभी पहले थोड़ा सा ये टेबल समझ लें बस। जैसे पहले दृष्टांत में दायां जबड़ा मुख, बायां जबड़ा, बायां गाल, बाईं नासिका, बायां कान, बाईं आंख। इसी प्रकार दूसरे दृष्टांत में दायां फेफड़ा, स्तन, नाभि, बायां फेफड़ा तथा स्तन, हृदय का बायां भाग, शरीर का बायां भाग, बाईं बाजू, बायां कंधा। और तीसरे में दाईं पिंडली, टांग तथा पैर, बाईं पिंडली, बायां घुटना, बाईं जांग, बायां वृषण और गुदा। इसको थोड़ा सा एक टेबल, ये तो किताब में दी है, मैंने एक बार और अपनी तरफ से बनाया था, मैं आपको उसको शो करता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा और समझ में क्लियर आएगा। ये एक चार्ट है, और जो अभी हम जिस टेबल की बात कर रहे थे, तो इसको इस चार्ट में भी पूरा समाहित किया गया है। ये मैंने बनाया था जब मेरा एक प्रेजेंटेशन था, उसमें मैंने इसको दिखाया था, दृष्टांत चार्ट को, दृष्टांत का उपयोग। तो देखिए, लग्न भाव जैसे ये दिए हुए हैं,
अगर प्रथम दृष्टान में है तो मस्तक है, द्वितीय दृष्टान अगर आया तो बायां नेत्र है, तृतीय दृष्टान में जा रहा है तो बायां नेत्र है। इसी प्रकार से प्रथम दृष्टान में कंठ, बायां कंधा। तो ये पूरे के पूरे जो अभी हम जो जिस टेबल की बात कर रहे थे जो आपकी किताब में दी है, उसका पूरा का पूरा यहाँ पर जो पूरे आप मान के चलिए 6वां और 12 पूरे 12 भाव के अनुसार, दृष्टान के अनुसार पूरे के पूरे शरीर के हर अंग का इसमें यहाँ पर विश्लेषण दिया हुआ है। अब इसमें इस वाले चार्ट से थोड़ा सा और समझ सकते हैं आप। जैसे कंठ से ऊपर अगर अपने ये पार्ट डिवाइड किए हैं तो देखिए यहाँ पर सिर का दाहिना भाग और ये दाहिनी आंख, यहाँ पर दाहिना कान, यह दाहिनी नासिका, यह दाहिना गाल, ये मुंह का दाहिना भाग और ये दाहिनी ठोड़ी। और इधर ही इसके दूसरे पार्ट में सिर का बायां भाग, बाईं आंख, बाईं नासिका, मुंह का बायां भाग, बाईं ठोड़ी और बायां गाल। और कंठ से जो द्वितीय देशकांड की हम बात कर रहे थे, कंठ से कमर के बीच में, उसमें अगर पार्ट करेंगे तो कंठ का दाहिना भाग, दाहिना कंधा, दाहिना हाथ, शरीर का दाहिना भाग, हृदय का दाहिना भाग, दाहिना नितंब, पेट, आंत आदि का दाहिना भाग। और इधर कंठ का बायां भाग, बायां कंधा, बायां हाथ, शरीर का बायां भाग, बायां नितंब, हृदय का बायां भाग, पेट, आंतों आदि का बायां भाग। और कमर से नीचे ये दाहिने भाग का जननांग और गुदा, दाहिना उदर, यहाँ पर दाहिनी जांग, दाहिना घुटना, दाहिना पैर, दाहिनी टांग, इधर बाईं भाग का जननांग और गुदा, बायां उदर, बायां वृषण अंडाशय, बाईं जांग, बायां पैर, बाईं टांग और बायां घुटना। ये दृष्टान के 3 पार्टों का विभाजन है, 3 भाग हैं। कंठ से लेके ऊपर पहला दृष्टान है और कंठ से लेके कमर तक दूसरा दृष्टान है और कमर से नीचे का तीसरा दृष्टान है। अब इसमें कैसे हम देखते हैं, जिस समय भी पाप ग्रह किसी विशेष दृष्टान में हो तो वे वहां पर घाव या व्रण पैदा करते हैं। यदि उसी दृष्टान में शुभ ग्रह भी हो तो वे वहां पर धब्बा, निशान, तिल या मस्सा पैदा करते हैं। वरामीर अपने बृहद जातक में कहते हैं, यदि कोई ग्रह घाव, व्रण या मस्सा दे सकता है तो उसके अपने भाव में या शनि से युक्त होने पर वह घाव, व्रण या मस्सा जन्म से ही होता है, अन्यथा बाद में होता है। और यदि पाप प्रभाव पैदा करने वाला ग्रह चंद्रमा हो तो घाव किसी जानवर के सींगों से या किसी उत्तेजित करने वाले द्रव्य से हो सकता है। यदि यह ग्रह मंगल हो तो अग्नि, शस्त्र, विष या सर्पदंश से घाव होता है। और यदि वही ग्रह यदि बुध हो तो ऊंचाई से गिरने के कारण चोट लगती है। सूर्य से चतुष्पद जानवर अथवा लकड़ी के टुकड़े से घाव होता है। यदि इसका कारण शनि है तो पत्थर या किसी वायु रोग से घाव होता है। यदि बलि, चंद्रमा, अपीड़ित बुध, गुरु या शुक्र किसी दृष्टान में हो तो उस दृष्टान द्वारा प्रदर्शित सारी अंग पर कोई घाव या निशान नहीं होता। तो इसको समझाने के लिए एक मैंने इसमें आप कुंडली में बता रहा हूं आपको, इसमें दिखाता हूं। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ दिख रही है। यहाँ पर एक जो कुंडली दिख रही है, जो ये कैंसर से पीड़ित एक रोगी का मामला था, जो एक दांत की जड़ से प्रारंभ हुआ और बाद में पूरे दाहिने जबड़े में फैल गया। अब यहाँ पर जो उदित लग्न है वो 9 डिग्री 42 मिनट की है, वृश्चिक के प्रथम दृष्टान में, क्योंकि 9:42 की है तो पहला दृष्टान हो गया। तो इस तरह से हमको पहले लग्न को देखना है, लग्न कितने डिग्री की है उसके आधार पर दृष्टान डिसाइड कर लेंगे। तो जिस दृष्टान में आएगा, जैसे पहले दृष्टान में आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो पहला पार्ट हमने पढ़ा है हेड से लेके और कंठ तक, वहां पर कहीं ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है।
तो जैसे मान लीजिए इस कुंडली में जो उदित लग्न है वो 9 डिग्री 42 मिनट की है, वो वृश्चिक के प्रथम दृष्टिकांड में है। इसको यहाँ पर दृष्टिकांड 94 बनाया गया, उसमें लिख दिया गया, और उसके बाद जो प्रश्न कुंडली बनी थी उसके आधार पर ग्रहों को दृष्टिकांड चार्ट में स्थापित कर दिया गया। ये प्रश्न कुंडली के आधार पर बनाया हुआ चार्ट था और उसके समय की कुंडली है। अब इसको कैसे स्थापित करते हैं ये अपनी प्रश्न शास्त्र की किताब में भी दिया है। ये देखिए, ये यहाँ पर इस तरह का चार्ट बनाया गया है और यहाँ पर ये दृष्टिकांड के पार्ट कर दिए गए हैं 3। ये 3 पार्ट आपको दिख रहे हैं एक भाव में, ये दृष्टिकांड के पार्ट हैं। जैसे यहाँ पर ये लग्न है और यहाँ से ये सिर, यहाँ से चालू किया सिर, ये कंठ, ये कुक्षी, फिर ये बाईं आंख आ गई, फिर ये कंधा और ये शिशन, फिर ये कान आ गया, ये फिर वहाँ आ गई, ये अंडकोश आ गया, यहाँ नासिका, यहाँ पार्श्व और यहाँ जंगा आ गई, फिर ये आपका कपोल आ गया, ये हृदय आ गया, ये घुटना आ गया, फिर ये आपका जबड़ा आ गया, ये पेट, ये टखना, ये मुंह, ये नाभि, ये पैर, ये जबड़ा, ये पेट, ये फिर टखना इधर का। ये दाएं और बाएं के हैं इसलिए 2 बार आ रहे हैं क्योंकि ये पार्ट देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये राइट साइड का है इधर वाला, और ये बाएं, ये अपना लेफ्ट साइड का है। तो यहाँ पर कपाल, ये हृदय, ये घुटना, ये नासिका, ये पार्श्व, ये जंगा, ये कान, ये हाथ और ये अंडकोश और ये आंख। तो ये बाईं आंख यहाँ पर आ रही है और ये दाईं आंख इधर आ रही है। इसी तरह से यहाँ पर इसको जो लग्न में जो वहाँ पर जो ग्रह बैठे थे, जैसे यहाँ पर शनि है, ये केतु को बैठा दिया। जो कुंडली थी आपकी पिछली ये दिख रही है, इसके आधार पर इस कुंडली में ग्रहों को स्थापित कर दिया गया है। ये सारे ग्रह यहाँ स्थापित हो गए हैं और दृष्टिकांड का इस तरह से चार्ट बना के और इनको स्थापित कर दिया, जिससे कि पता पड़ जाए कि पर्टिकुलर किस शरीर के किस पार्ट में ये प्रॉब्लम बढ़ रही है या हुई है। तो इस कुंडली में यहाँ पर जो 6ठे भाव में शनि और मंगल द्वारा दृष्ट केतु बीमारी को संकेत कर रहा है, जो 16वें दृष्टिकांड से दाहिने जबड़े को सूचित करता है। यहाँ पर ये आ रहा है, ये केतु यहाँ बैठा है, ये देखिए, और ये दाहिने, ये जबड़ा दिख रहा है यहाँ पर दाहिना, तो मतलब कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम इसके दाहिने जबड़े में, क्योंकि अपने लग्न के अनुसार देखा था प्रथम दृष्टिकांड है। अब कहाँ पर है वो, ये यहाँ पर केतु बैठा हुआ है और कुंडली में ये देखिए षष्ठेश यहाँ पर मंगल है और यहाँ पर कुंडली में केतु बैठा हुआ है, और यहाँ पर 3 और 3 6 मंगल की और राहु की यहाँ दृष्टि भी पड़ रही है। तो ये जो स्थिति बन रही है इसकी 16वें दृष्टिकांड में, 16 नंबर पे यहाँ आ रहा है ये, तो 16वें दृष्टिकांड से दाहिने जबड़े को सूचित करता है। षष्ठेश मंगल 12वें भाव में 34वें दृष्टिकांड पर है। मंगल यहाँ पर कहाँ है, मंगल देखिए यहाँ 12वें भाव में राहु के साथ, और दृष्टिकांड यहाँ पर आ रहा है इसका 34वां। ये मंगल और राहु यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ लग्न है और जो 12वां भाव है। ये 3 पार्ट इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अपने दृष्टिकांड करे हैं 3 पार्ट, एक भाव के 3 पार्ट किए हैं। तो यहाँ मंगल बैठा हुआ है राहु के साथ, तो ये 34वें दृष्टिकांड में आ रहा है, जो बाईं आंख बताता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो दृष्टिकांड ये बाईं आंख है, ये देखिए नीचे बाईं आंख, ये क्योंकि इस वाले पार्ट में ये बाईं आंख है, ये कंधा है, दूसरे दृष्टिकांड में कंधा जाता है, तीसरे दृष्टिकांड में शिश्न जाता है। तो ये जो यहाँ पर 34वें दृष्टिकांड में बाईं आंख आ रही है और यहाँ पर केतु यहाँ जबड़ा आ रहा है, तो यह व्यक्ति अपने दाहिने जबड़े के कैंसर से पीड़ित रहा और एक डाढ़ की जड़ से फैलना प्रारंभ हुआ, जो अपनी मृत्यु से पहले अपनी दृष्टि खो चुका था, जिसमें उसकी बाईं आंख अधिक प्रभावित थी। तो इस प्रकार बीमारी का शरीर में सही स्थान जानने के लिए हम दृष्टिकांड कुंडली का उपयोग जन्म कुंडली प्रश्न कुंडली में समान रूप से कर सकते हैं। मतलब वैसे तो ये प्रश्न कुंडली के आधार पर बनाया हुआ था मेरा, लेकिन इसको हम इसी प्रकार से जन्म कुंडली में भी उपयोग कर सकते हैं, इस तरह के चार्ट को बनाकर। क्योंकि यहाँ पर ये चार्ट है जो हमने भी पहले ये जो पार्ट देखे थे, इस पार्ट के आधार पर ही दृष्टिकांड का विभाजन किया था, और इनका चूंकि किस दृष्टिकांड में जा रहा है, तो इसलिए यहाँ से लग्न से स्टार्ट करके और पूरे के पूरे 36 इसके दृष्टिकांड के पार्ट कर लिए, और पार्ट करने के बाद जहाँ ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली में उनको वहाँ पर स्थापित कर दिया। और फिर कुंडली में चूंकि दृष्टिकांड के आधार पर हमको देखना था, जोड़ देना था इसमें पहले दृष्टिकांड पर, क्योंकि उदित लग्न जो है पहले दृष्टिकांड में जा रही थी। पहले दृष्टिकांड के आधार पर और इस कुंडली के आधार पर कौन कौन से पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके आधार पर ये डिसाइड किया गया कि इसको
कहीं ना कहीं से सेकंड हाउस में, और जो अपना जबड़ा है, क्योंकि देशकांड के आधार पर वो जबड़ा आ रहा था और यहाँ बाई आंख आ रही थी, इन दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है और उस व्यक्ति को इसी तरह की प्रॉब्लम हुई। तो इस प्रकार से दृष्टांत कुंडली को जैसे इसमें किताब में भी लिखा है कि लोगों ने उपयोग कम किया है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर हम इसको सही उपयोग करना सीखें थोड़ा सा चार्ट बनाकर, तो दृष्टांत कुंडली से कम शरीर के उस पार्ट तक पहुंच सकते हैं जिस पार्ट में तकलीफ होना संभावित है। अगर सिंपल केवल, क्योंकि इसमें दृष्टांत का वैसे ज़्यादातर किताबों में आपने पढ़ा होगा, ये दिया हुआ है कि दृष्टांत का उपयोग शरीर के किस भाग में तिल है, शरीर के किस भाग में कोई चिन्ह है या वर्ण है, वो बताने में ज़्यादा किया जाता है। तो जैसे इसका भी एक मेरी पास स्लाइड है, उसमें कौन कौन से उपयोग हैं जिसके आधार पर हम देख सकते हैं कि इनमें तिल वगैरह कहाँ हो सकता है, तिल आदि का ज्ञान। यदि लग्न के पहले दृष्टांत में जन्म हो तो प्रथम दृष्टांत के अंगों को लिखकर जिस भाव के जिस दृष्टांत में जो ग्रह बैठा हो उस ग्रह को उसी दृष्टांत में लिखकर ग्रह के अनुसार अंग में तिल आदि का ज्ञान होता है। जिस दृष्टांत में पाप ग्रह हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो तो उस दृष्टांत के अंग में घाव, वर्ण या आदि संभव है। और यदि पाप ग्रह पर शुभ दृष्टि या युति हो तो तिल मसा आदि होते हैं। यदि ग्रह स्वराशि, स्थिर राशि, स्थिर नवांश में हो और शनि साथ हो तो वो चिन्ह जन्म से ही होता है। तो इसके आधार पर कई बार आपने देखा होगा, कई लोग ये बता देते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर बाएं पैर के उस स्थान पर तिल है या यहाँ तिल है, तो उसका पूरा का पूरा हम दृष्टांत का उपयोग करके जान सकते हैं ये किस स्थान पर शरीर में तिल, घाव आदि है। इसी के साथ चूंकि दृष्टांत का और कालपुरुष की हम बात कर रहे हैं, तो इस बुक में जैसे आपके पास जो बुक है उसमें इसी के बाद एक नक्षत्र और शरीर के अंग के बारे में बताया है। कुछ हम पहले पढ़ चुके थे, लेकिन चूंकि इस किताब में भी दिया है तो मैं उसको रिवाइज करना चाह रहा हूँ कि 12 राशियों में और 27 नक्षत्र में किस प्रकार से वो प्रदर्शित होते हैं। और ये वर्णन जो है वामन पुराण में भगवान विष्णु के द्वारा शरीर को लेकर है। तो वामन पुराण के अनुसार ऋषि नारद, ऋषि पुलस्त ने लक्ष्मीपति वासुदेव के नक्षत्र शरीर का वर्णन करने का आग्रह करते हैं और ऋषि पुलस्त ने ऋषि नारद को इस प्रकार कृतार्थ किया। उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु का नक्षत्र शरीर का वर्णन किस प्रकार से है। आपके कोर्स में भी, आपके सिलेबस में भी इसका वर्णन है और ये ज़्यादातर अपने जब कभी पेपर में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि कालपुरुष के शरीर, कालपुरुष का चित्र बनाकर उसमें नक्षत्रों को और राशियों को बैठालकर उनको प्रदर्शित करें। तो नक्षत्र के आधार पर, राशि के आधार पर तो हम पढ़ चुके थे और थोड़ा सा नक्षत्र के आधार पर और उसको देख लेते हैं कि कालपुरुष के अनुसार कौन से नक्षत्र किस अंग को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ से भरणी से स्टार्ट है, ये भरणी और ये राइट और लेफ्ट साइड की दोनों तरफ है। अगर ये कालपुरुष अपने सामने है तो दाहिने साइड में इसके आर्द्रा, मृगशिरा, श्रवण और स्वाति, ये 4 नक्षत्रों के लिए यहाँ पर आर्द्रा जो है बाल को डिनोट कर रहा है, मृगशिरा जो है आंखों के लिए है, श्रवण कान के लिए है और स्वाति दांतों के लिए। तो इसको जानना इसलिए जरूरी है कि जब कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी प्रकार की, अचानक देखा होगा कि अभी तक तो अच्छे थे और पता पड़ा कल से दांतों में दर्द चालू हो गया, तो कहीं ना कहीं से उस नक्षत्र के, कहीं ना कहीं उस नक्षत्र पर किसी का वेद हो रहा है या नक्षत्र की कहीं ना कहीं योगिनी दशाओं में या उस दशाओं में कहीं ऐसी दशा आ रही है जहाँ पर ये नक्षत्र इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो उस अंग में शरीर के वहाँ पर कोई ना कोई पीड़ा हो सकती है। तो नक्षत्र के आधार पर जैसे यहाँ पर स्वाति दांत के लिए, और अगर हम बाएं पार्ट की बात करें तो यहाँ बालों के लिए भी भरणी है, माथे के लिए, हेड के लिए भरणी है और माथे के लिए चित्रा है, नासिका के लिए मघा नक्षत्र है और आपकी जीवा के लिए ज्येष्ठा है और मुख के लिए पुष्य है और थोड़ी के लिए शतभिषा है। देखिए जब नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, नक्षत्रों में विभाजन की बात कर रहे हैं, तो हमको इनके थोड़े से स्वामी के बारे में भी जानना चाहिए या उसको मालूम होना चाहिए। अगर स्वामी के बारे में हमको ज्ञात है, पहले से थोड़ा सा मालूम है, तो वो कहीं ना कहीं से उसका स्वामी
अपनी दशा अंतरदशा में या अपने कारक के अनुसार या कुंडली में अपनी स्थिति के अनुसार उस प्रकार की बीमारी दे सकता है। क्योंकि नक्षत्र क्या है, बिल्कुल इसका कहना चाहिए बिल्कुल मिनिमम टाइप का मूल्यांकन है। राशि और इस पे तो हम बाद में जाते हैं, लेकिन नक्षत्र बिल्कुल इसका मिनिमम मूल्यांकन है। तो जैसे यहाँ पर अगर पीठ की बात की जाए तो पीठ के लिए घनिष्ठा है, और स्तन के लिए यहाँ पर रेवती है, हृदय के लिए अनुराधा है, और ये हृदय के नीचे जो पार्ट है लंग्स वगैरह जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर पूर्व भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद है। हाथ के भुजाओं के लिए यहाँ पर विशाखा है। कमर के ऊपर हिस्से के लिए कृतिका है। जननांग के लिए यहाँ पर पूर्व फागुनी और उत्तरा फागुनी है। हाथ के लिए हस्त नक्षत्र है। उंगलियों के लिए पूर्णवसु और अश्लेषा है, और जांघों में पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ है, और घुटनों में अश्विनी है, और घुटनों के नीचे जो पार्ट है घुटनों के नीचे पैर का, वहाँ रोहिणी है, और सबसे नीचे मूल नक्षत्र है पंजों के वहाँ। तो इस तरह से नक्षत्रों का विभाजन, इसको चित्र बनाकर भी प्रैक्टिस कर लें, और थोड़ा सा याद भी रख लें कि किस नक्षत्र कौन कौन से शरीर के किस अंग को डिनोट कर रहा है। फलित की दृष्टि से भी और एग्जाम की दृष्टि से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। तो मूल नक्षत्र विष्णु जी के दोनों पैरों का, रोहिणी दोनों टांगों का, और अश्विनी दोनों घुटनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ विष्णु जी की दोनों जांघों का, पूर्व फागुनी तथा उत्तरा फागुनी गुप्तांग का, और कृतिका कटी प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्व भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद भगवान के दोनों बगल का, रेवती दोनों कांक का, अनुराधा हृदय का, और घनिष्ठा पीठ का प्रतिनिधित्व करते हैं। विशाखा उनके दोनों बाजुओं में, हस्त दोनों हाथों में, पूर्णवसु उंगलियों में, और अश्लेषा नाखूनों में स्थित है। ज्येष्ठा उनकी जीवा में, श्रवण उनके दोनों कानों में, पुष्प मुख में, और स्वाति उनके दांतों में स्थित है। शतविषा उनकी ठोड़ी के दोनों ओर, मगा नाक में, मृगशिरा उनके दोनों नेत्रों में स्थित है। चित्रा माथे पर, भरणी सिर पर, और आद्रा बालों में स्थित है। यही भगवान विष्णु का नक्षत्र शरीर है। तो ये यहाँ आपकी किताब में टेबल में भी दिखाया गया है, जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, कि किस तरह से किस नक्षत्र को कौन कौन सी चीजें डिनोट कर रही हैं। इसके बाद इसके अगले पार्ट में ग्रहों के कारक तत्व के बारे में बताया गया है कि जब हम ग्रहों की राशियों की बात करते हैं, तो वैसे कारक तत्व तो हमको ज़्यादातर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो कारक तत्व जो कि मेडिकल में काम आते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में के अनुसार। क्योंकि अगर हम जब तक उनके कारक तत्व को नहीं समझेंगे तो हम किसी रोग के बारे में नहीं जान सकते। जिस प्रकार से ब्रह्मांड को चंद्रमा सूर्य और वायु ने त्याग, आकर्षण और परिश्रम की अपनी प्रक्रियाओं से जीवित रखा हुआ है, वैसे ही कफ, पित्त और वात ने शरीर को भी धारण किया हुआ है। ये धन्वंतरी का कोट है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार और हमारे वेदों के अनुसार ये तीन चीजें ही शरीर के मुख्य रूप से बीमारी या बीमारी के कारक के रूप में पूरे शरीर को संतुलित करती हैं, जिनमें कि कफ, पित्त और वात आता है। तो जिस प्रकार से चक्र की जो राशियां हैं उन नक्षत्रों का अधिकार शरीर के विभिन्न अंगों पर होता है, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के ग्रह भी शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित होते हैं। इसके अतिरिक्त वे कुछ रोगों को अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार इंगित करते हैं। अतः हमको भावों, राशियों, नक्षत्रों, ग्रहों और विशिष्ट समय पर चल रही दशाओं के व्यापक विचार के बाद ही शरीर पर रोग का स्थान, प्रकृति, निदान और रोग का संभावित समय और परिणाम ज्ञात करना संभव हो जाता है। मैंने इतनी चीजें अगर हम
समझते हैं तो किसी रोग के बारे में उसका विचार करना और उसका निदान समझना और उसका समय ज्ञात करना। तो चिकित्सा ज्योतिष में जो ग्रह हैं उनके कारक तत्व का यहाँ पर विवरण दिया गया है। और इसके लिए जैसे सूर्य की अगर बात करते हैं हम कि सूर्य किस प्रकार से किन किन रोगों के लिए भाव के अनुसार क्या क्या चीज़ें क्या क्या कर सकता है कारक तत्व के अनुसार। क्योंकि अगर हमें वात पित्त और उनकी जो प्रवृत्ति है कफ की वो अगर मालूम चल जाए ग्रहों के आधार पर तो कुंडली में किसी ग्रह की स्थिति के अनुसार उसकी या भाव की स्थिति के अनुसार जो भाव या जो ग्रह वहाँ पर रिलेट कर रहा होगा उसके आधार पर रोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सूर्य है इसकी जो कि पित्त प्रवृत्ति है और इसका बलाबल किसी व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य को प्रतिबिंबित करता है। इसका जो अधिकार क्षेत्र कहाँ पर बताया गया है, हृदय, पेट, अस्थि तथा दाहिनी आंख है। मतलब 4 मुख्य रूप से इसके अधिकार बताए गए हैं। अगर हम किसी के हृदय रोग से संबंधित अगर कुछ कुंडली देखते हैं या जहाँ पर सूर्य कमजोर है, सूर्य की स्थिति खराब है और भाव के अनुसार, क्योंकि हमने काल पुरुष में देखा है कि अगर मान लीजिए चौथा और पांचवा भाव उसको हृदय को निरूपित करता है तो अगर चौथे पांचवें भाव पर कहीं ना कहीं से सूर्य बिगड़ रहा है, सूर्य की स्थिति कहीं ना कहीं से वहां पर उस भाव से कहीं प्रभावित कर रही है तो हृदय रोग हो सकता है। अब चूंकि इसका कारक आंख भी है और दाहिनी आंख है तो सूर्य की स्थिति अगर कहीं ना कहीं से काल पुरुष के अनुसार सेकंड हाउस को, क्योंकि काल पुरुष के अनुसार दाहिनी आंख सेकंड हाउस को निरूपित करेगी और 12th हाउस बाईं आंख को निरूपित करेगा। तो अगर वहां पर सूर्य का कहीं कहीं सूर्य की स्थिति खराब है तो वो दाहिनी आंख में प्रॉब्लम हो जाएगी। चूंकि चौथा और पांचवा भाव हम हृदय के लिए ले रहे हैं और साथ में पांचवा भाव भी काल पुरुष के अनुसार पेट का भाव है तो इसलिए पेट को यहाँ पर सूर्य को, पेट के रोगों में सूर्य को भी सम्मिलित किया है। और सूर्य अस्थि का कारक है। आपने P1 में सबसे पहले जो बुक थी नीली वाली, उस बुक में शुरू में ही आपने अगर कारक तत्व पढ़े होंगे तो उसमें लिखा था कि सूर्य अस्थि का कारक है। और जब कभी भी सूर्य की स्थिति कुंडली में अगर खराब हो, नीच अवस्था में है या कहीं ना कहीं छठे स्थान को या छठे से संबंधित षष्ठे से संबंध कर रहा है तो आप देखना उस व्यक्ति को कभी ना कभी एक्सीडेंट या एक्सीडेंट में भी उसकी कहीं बार बार कहीं उसकी हाथों की हड्डी टूट रही है तो कहीं पैरों की हड्डी टूट रही है तो इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व सूर्य का रहता है। तो इस प्रकार से अगर हमने केवल कारक याद कर लिए और कुंडली में उसके अनुसार, और जैसे अभी हमने नक्षत्र दे पढ़े थे अभी, और नक्षत्रों के आधार पर भी इसके नक्षत्रों के आधार पर शरीर के कालपुरुष के अंगों को देखते हुए भाव को देख लिया और वहां से नक्षत्रों के जो स्वामी हैं उस ग्रह को पकड़ लिया तो भी हम बीमारी पकड़ सकते हैं। इसी के साथ चिकित्सीय क्षेत्र में सूर्य के अधिकार क्षेत्र में सिरदर्द, गंजापन, तो देखिए जहां बात आ रही है सिरदर्द की, तब यहाँ अब सिरदर्द क्यों लिया सूर्य में, हर चीज का कहीं ना कहीं कारण है, कहीं ना कहीं उसका रिलेशन है। ये ऐसे ही बकवास नहीं लिख दिया गया है अपने शास्त्रों में कि सिरदर्द सूर्य को क्यों दे दिया, चंद्रमा को क्यों नहीं दिया। इसका कारण क्या है, काल पुरुष, मैंने बार बार कहा है हम केवल काल पुरुष को दिमाग में रख के चलें। चूंकि काल पुरुष में मेष राशि 1 नंबर आती है बिल्कुल हेड पर, सिर के वहां मेष राशि का स्वामी वैसे मंगल है लेकिन सूर्य का कहीं ना कहीं संबंध है। काल पुरुष के अनुसार हमने जब ग्रहों की बात की थी तो हेड के पार्ट को सूर्य को दिया गया था। तो वहां पर सूर्य की स्थिति से सिर दर्द, गंजापन, क्योंकि आप देखना कि जब कभी भी सूर्य की पोजीशन या सूर्य अगर लग्न के आसपास भी होता है, मतलब या तो लग्न में या इधर सेकंड हाउस में या द्वितीय हाउस में, तो आप किसी की कुंडली उठा के देख लेना, उसके बाल या तो कम होंगे या बहुत जल्दी उड़ जाएंगे। बहुत जल्दी उम्र में वो टकला भी हो सकता है। सूर्य की पोजीशन से पता पड़ जाता है ग्रह में सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। जितना दूर सूर्य बैठा होगा, मतलब जैसे मान के चलिए कि
सप्तम भाव में या इधर नवम भाव में, मतलब जहाँ उसके लग्न से जितना दूर बैठा होगा उस व्यक्ति की बालों की समस्या और आंखों की समस्या बहुत ही संभावना कम होगी। वही बात अलग है कि बाई चांस शुक्र की स्थिति ज़्यादा खराब हो या कहीं ना कहीं द्वादश से संबंध बन रहा हो तो बात अलग है आंखों में, लेकिन एक सामान्य स्थिति में उसको चश्मा भी देर से लगेगा और आंखों की स्थिति भी अच्छी होगी और साथ ही इसके सिर में प्रॉब्लम भी कम होगी और जैसे ये बाल झड़ने की बात है या गंजेपन की बात है वो कम होगी। फिर इसका कारक अति चिड़चिड़ापन, ज्वर, दर्द, जलन और पित्त की सूजन से होने वाले रोग। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ये पित्त प्रवृत्ति है, तो पित्त से संबंधित रोग जैसे कि यकृत और पित्त की थैली के कुछ रोग, हृदय रोग, नेत्र रोग, पेट की बीमारियां, अस्थि रोग, कुछ त्वचा रोग। त्वचा रोग में भी सूर्य का बहुत बड़ा योगदान है। जिनको भी स्किन डिसीज की प्रॉब्लम है, अगर आप स्किन डिसीज की प्रॉब्लम है तो आप देख लेना, कुंडली उठा लेना, कहीं ना कहीं से सूर्य दूषित होगा। और अगर सूर्य दूषित है और वो इन क्षेत्रों के आधार पर, भाव के आधार पर, कालपुरुष के आधार पर अगर इन पार्टों में नहीं संबंध रख रहा है, जो हमने भी बात की थी द्वितीयेश या लग्न या द्वादश, तो फिर वो अब कहीं ना कहीं से स्किन ट्रबल देगा। उसके स्किन में कोई स्पॉट या कोई दाग या स्किन की समस्या या स्किन में खुजली या एलर्जी या कहीं ना कहीं से उसको त्वचा रोग देगा। गिरने से और शस्त्र से चोट, विषपान, रक्त संचार में गड़बड़ी। तो देखिए रक्त संचार में जब गड़बड़ी होगी तो ये ऊपर वाले रोग भी संभावित हैं, चाहे पेट की बात करें चाहे हम त्वचा रोग की बात करें, क्योंकि स्किन डिसीज भी कहीं ना कहीं से ब्लड के दूषित होने पर ही होती है। मिर्गी, क्यों? क्योंकि ये हेड की बात हो रही है। अभी हमने देखा था कि सूर्य चूंकि कालपुरुष के अनुसार हृदय का, अपने हेड का जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पर डिनोट करता है, तो कहीं ना कहीं से मिर्गी से संबंधित बीमारी। कुष्ठ रोग, क्योंकि त्वचा रोग की बात आ रही है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से कुष्ठ रोग भी है। चौपायों, चोरों तथा सरीसृपों से भय आदि है। ये इसकी जनरल कंडीशन है कि अगर हम केवल ये देखें कि इसके कारक और कौन से हैं तो इसमें साथ में कारक भी दिए। देखिए केवल बार बार कारक के बारे में बताने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर हम कारक को अच्छी तरह समझ लेंगे तो हम किसी की भी बीमारी को या उसके रोग को जल्दी पकड़ सकते हैं। क्योंकि कारक तो वैसे तो बहुत होते हैं, बहुत दिए हैं, लेकिन अपने चिकित्सा शास्त्र में कितने उपयोगी हैं वो जो इस किताब में दिए हैं उसके आधार पर हम पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार जैसे चंद्रमा इसकी मुख्य प्रकृति कफ है, तो देखिए उसकी प्रवृत्ति से ही हम बहुत कुछ पकड़ सकते हैं। जहाँ बात आ गई कफ प्रवृत्ति की, तो कहीं ना कहीं से कफ से संबंधित रोग, कहीं ना कहीं से सर्दी से संबंधित रोग, मतलब जो इससे रिलेटेड वाले रोग हैं वो चंद्रमा देगा। इसमें कुछ तत्व वात का भी है और इसका बलाबल किसी व्यक्ति के मन की स्थिरता और पुष्टता को प्रतिबिंबित करता है। मतलब जब कभी, क्योंकि मन का कारक है, जो हमने बेस पढ़ा है तो वो कहीं नहीं कहीं आपके बाद में काम आता ही है। तो कहीं जब कभी भी मन की बात आती है, जब कभी डिप्रेशन की बात आती है तो सीधे चंद्रमा अगर खराब है, चंद्रमा अगर पीड़ित है, कहीं ना कहीं से राहु है, ग्रहण योग में पीड़ित है, अष्टम में, अष्टमे से संबंध बना रहा है, तो कहीं स्थिति खराब हो रही है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से डिप्रेशन में जाएगा। मन के प्रतिनिधित्व के अतिरिक्त इसका अधिकार क्षेत्र शरीर में बहने वाले द्रव, शरीर के अंदर बहने वाले द्रव, चाहे हम ब्लड की बात करें या दूसरी द्रव की बात करें, उसका मेन कारक या उसका मुख्य प्रतिनिधित्व कौन करता है? चंद्रमा। रक्त का प्रतिनिधित्व करता है और बाईं आंख है। जैसे सूर्य दाईं आंख है तो चंद्रमा यहाँ पर बाईं आंख है। यह मानसिक रोग संबंधी समस्याएं, क्योंकि मन का कारक है तो मानसिक रोग संबंधी समस्याएं, मानसिक विचलन, भावनात्मक अशांति, डिप्रेशन, घबराहट, अति निद्रा तथा सामान्य जड़ता का प्रतिनिधित्व करता है। कफ संबंधी रोग, क्योंकि कफ प्रवृत्ति है तो कफ से संबंधित रोग, क्षय रोग, पार्श्वशूल जैसे फुफ्फुस के आवरण में शोध आदि बोलते हैं, जलोदर से संबंधित रोग,
अजीर्णता, अतिसार, रक्त अल्पता, शरीर में तरल पदार्थों का इकट्ठा होना, रक्त विषाक्तता, कंप ज्वर या ज्वर पूर्व कपकपी, कुछ त्वचा रोग, पीलिया, जल तथा जलीय जंतुओं से भय, पशुओं के सींगों से होने वाले घाव इत्यादि का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करते हैं। इसके साथ ही चंद्रमा और मंगल मिलकर स्त्रियों के मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम को नियंत्रित करते हैं। किसी भी लेडी के मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम गड़बड़ी या स्त्रियों की प्रजनन प्रणाली के रोग चंद्रमा के कारण ही होते हैं, और स्त्रियों के स्तन रोग और दूध के भाव का पता भी चंद्रमा से लगाया जाता है। तो जो मेन चीजें हैं, खासतौर पर जब भाव की बात आती है तो काल पुरुष में आपने देखा कि चौथी राशि 4 नंबर कर्क, जिसका स्वामी चंद्रमा है, वो चतुर्थ भाव में आती है। तो वहाँ कारक की बात होती है। चतुर्थ भाव काल पुरुष के अनुसार हम पढ़ चुके हैं कि कहीं ना कहीं से हृदय के पार्ट को और फेफड़े के पार्ट को वो पूरा का पूरा अंकित करता है। तो जब कभी भी इससे संबंधित समस्या होगी, फेफड़ों में जैसे पानी भरना या निमोनिया की समस्या, तो ये कहीं कहीं चंद्रमा के दूषित होने या चंद्रमा की खराबी की वजह से होते हैं। और जब कभी भी इन ग्रहों की खराबी या दूषित होने की हम जब बात करते हैं, तो जब इनकी उपाय की बात करते हैं तो सीधे सीधे इनके उपाय जो दिए हैं तो वो कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति की रोग की जो तीव्रता है उसमें कमी लाते हैं और बहुत हद तक उसको दूर करने में भी सहायता करती हैं। इसी प्रकार से जैसे मंगल की भी पित्त प्रवृत्ति है। तो देखिए, जहाँ कभी ये जो इन लोगों का जो ग्रहों का जो नेचुरल एस्पेक्ट है, जो उनका नेचुरल गुण है, जैसे ये अग्नि तत्व की ग्रह हैं, जैसे सूर्य की बात कर रहे थे, मंगल की बात कर रहे थे, तो पित्त को हम जो है अग्नि रूप में ही लेते हैं, क्योंकि पित्त जो है कहीं ना कहीं से एक अग्नि या उसकी जगह का कारण है। तो ये इसकी लिए प्रवृत्ति भी इन ग्रहों की उसी प्रकार की है। ये आक्रामक और ऊर्जावान है। कुंडली में मंगल की स्थिति जातक के स्वास्थ्य, तेज एवं चेतना की प्रबलता को प्रतिबिंबित करती है। और इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो है सिर, अस्थि, मज्जा। सिर वहीं पर आ गया क्योंकि मेष राशि आ रही है। अस्थि, मज्जा, पित्त, हीमोग्लोबिन, रक्त में जो लाल कणिकाएं हैं, कोशिकाएं, गर्भाशय की अंत्य दीवार, अर्थात वह उर्वरा स्थान जहाँ बीज प्रत्यारोपण से शिशु बनता है। मंगल दुर्घटना, चोट, शल्यक्रिया, जल जाना सूर्य के प्रभाव से विशेष रूप से, और रक्त विकार, तंतुओं की फटन, हाई ब्लड प्रेशर, पित्तजन्य सूजन, उसके कारण होने वाले ज्वर, पित्ताशय की पथरी, शस्त्र से चोट, विषाशक्तता, ऊष्मा के कारण होने वाले रोग, अत्यधिक प्यास, फफोले सहित बुखार, मानसिक विचलन विशेष रूप से आक्रामक प्रकार का, और नेत्र या पिलिया, तिल्ली विकार, मिर्गी, त्वचा पर खुजली, हड्डी टूटना, बवासीर, गर्भाशय के रोग, प्रसव तथा गर्भपात का कारक है। सिर में चोट, लड़ाई में चोट और गर्दन से ऊपर के रोग में भी मंगल इंगित करता है। तो इस बारे में भी हम कई बार बात कर चुके हैं कि जब कभी भी मंगल का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो कहीं ना कहीं से, क्योंकि उसको रक्त पसंद है, जो हमारा अभी अंदर बहने वाले द्रव की बात कर रहे थे, जो एक बार प्रश्न भी आया था पिछली बार कि रक्त का कारक है, एक अपने ओटी में पूछा गया था, तो उसमें मंगल का आंसर नहीं था, ऑब्जेक्टिव में चंद्रमा दिया था। तो वहां पर अंदर बहने वाला जो रक्त है उसका कारक चंद्रमा ही है, लेकिन जो रक्त किसी एक्सीडेंट के द्वारा या चोट के द्वारा जो निकलता है उसका कारक मंगल है। क्योंकि इसीलिए जब कभी भी एक्सीडेंट की बात आती है या सर्जरी की बात आती है, क्योंकि चाहे एक्सीडेंट हो या सर्जरी हो जिसमें चीड़-फाड़ होती है और रक्त निकलता है, तो वहाँ पर मंगल का योगदान है। इसी प्रकार से कई कुंडलियों में या देखा गया है कि जब कभी भी अष्टम में अष्टमेश से संबंध बनाता है मंगल, तो काल पुरुष के अनुसार वो हम पढ़ चुके हैं कि वो हमारा कमर के नीचे का या गुदा के साइड का पार्ट है। तो जब कभी भी पाइल्स की बीमारी किसी को होती है तो वहाँ पर उस मंगल की वजह से होती है।
तो ये तो एक केवल मूल चीजें हैं जो वैसे ही पकड़ लेते हैं कि अरे इसको तो कौन सी बीमारी हो सकती है। अगर वहां पर मंगल अष्टम में बैठा है, मंगल अष्टमी से संबंध बना रहा है, तो काल पुरुष के अनुसार उस जगह पर कोई ना कोई उष्णीय, क्योंकि ये पित्त का कारक है, अग्नि का कारक है, तो जो इससे संबंधित बीमारियां होंगी और उसको जरूर देगा। और वैसे भी इसके कारक में बवासीर या पाइल्स का यहाँ पर विवरण किया गया है। इसी प्रकार से बुद्ध की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बुद्ध जो है मिलने जुलने वाला ग्रह है, सभी में जैसा हो वैसा मिल जाता है। तो इसके स्वभाव में भी तीनों प्रकार की प्रवृत्ति हैं, वात पित्त और कफ। और खास तौर पर बुद्ध का संबंध जातक की बुद्धि से है, और कुंडली में इसकी स्थिति जो है तर्क और विवेक के सामर्थ्य को इंगित करती है, और अगर अच्छी है तो। और अगर प्रतिकूल है तो प्रतिकूल बुद्ध अगर खराब है, पापी चंद्रमा के साथ मिला हुआ है, तो किसी भी विचारधारा को व्यग्र कर सकता है और किसी मानसिक विचलन का कारण भी बन सकता है। खासतौर पर इसका जो अधिकार क्षेत्र है शरीर में, वो त्वचा, गला, नाक, फेफड़ा, अग्र मस्तिष्क पर शरीर की उच्च क्रियाओं से संबंधित मानसिक विचलन, धैर्यहीनता, मानसिक अस्थिरता, मानसिक जटिलता, अभद्र भाषा, दोषपूर्ण वाणी, कटु स्वभाव, चक्कर आना, कुछ त्वचा रोग, श्वेत कुष्ठ, नपुंसकता, कुछ नेत्र रोग और नाक कान गले के रोग, बहरापन और अचानक गिरना और दुख स्वप्न को इंगित करता है। क्योंकि प्रवृत्ति इसकी तीनों प्रकार की है, तो कहीं ना कहीं से मिक्स टाइप के रोग, या ज़्यादातर जब कुंडलियों में देखा गया है, मैंने भी कई उस कुंडलियों में देखा है, अगर बुद्ध कहीं ना कहीं खराब होता है तो ये किसी ना किसी प्रकार से मानसिक बीमारी, अगर चंद्रमा के साथ कहीं उसका रिलेशन बन रहा है तो जरूर उस व्यक्ति को मानसिक ट्रबल देता है। जो आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो कि शुरू से बचपन से ही जो मानसिक टाइप के होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बुद्ध का रोल होता है। बुद्ध का वहाँ पर दूषित होना, बुद्ध का खराब होना, चंद्रमा से रिलेशन करना, तो बच्चे को बचपन से ही मानसिक रोग या मानसिक विकार दे देता है। और चूंकि बात कर रहे हैं काल पुरुष के अनुसार इसकी तीसरी राशि कान के आसपास आती है, तो कान से संबंधित बहरेपन के रोग, नाक कान गले के रोग, है ना। और चूंकि बुद्ध वाणी का कारक है, तो वाणी के रोग अगर खराब होगा तो स्वभाव खराब दे देगा, आदमी उग्र बोलेगा, कड़वा बोलेगा, तीखा बोलेगा, और अच्छा होगा तो अच्छी वाणी देगा। तो इस तरह से ग्रहों को जब तक हम कारक तत्व अच्छी तरह नहीं पढ़ लेंगे, अच्छी तरह नहीं समझ लेंगे, तो हम किसी भी प्रकार से मेडिकल ज्योतिष को अच्छी तरह नहीं समझ सकते। तो आज हम केवल बुद्ध तक ही पढ़ते हैं, और आगे के उसमें क्लास में बुद्ध के आगे बचे हुए जो ग्रह हैं उनको पढ़ेंगे और किसी कुंडली पर इनको लगा के देखेंगे। तो आज की क्लास में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जैसे वो चार्ट बनाया था जी।